हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके बीए थर्ड सेमेस्टर में जो आपका इंग्लिश लिटरेचर है तो उसकी क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है। तो देखिए, जो आपका है वो है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, यही आपको पढ़ना है। तो इसका जो यूनिट नंबर 1 है उस पर एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको ट्रेजेडी एंड टाइप्स, कॉमेडी एंड टाइप्स, ट्रेजी कॉमेडी एंड एक्सपीरियंस्ड ड्रामा, ये पूरा कंप्लीट करवा दिया है। यानी जो यूनिट नंबर 1 का पार्ट 1 है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। उसके अलावा जो आज का वीडियो है वो आपके यूनिट नंबर 1 का पार्ट 2 है, जिसमें हम बाकी के जो बचे हुए ड्रामास थे उनको कवर करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स देखिए, जो आपका यूनिट नंबर 2 है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, उसकी वीडियो भी मैंने पूरी अपलोड कर दी है, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आपका 5 ड्रामा है वो है ड्रामा ऑफ आइडियाज़। तो स्टूडेंट्स, नाम से ही आपको लग रहा होगा कि आइडियाज़ मतलब क्या होता है। आइडिया मतलब विचार, तो आइडियाज़ यानी ऐसा ड्रामा जिसमें विचार दिखाए जाते हों, यानी ड्रामा ऑफ आइडियाज़, विचार प्रस्त नाटक। दिस इज कॉल्ड और प्ले ऑफ आइडियाज़, यानी ऐसे ड्रामा को क्या कहा जाता है, विचारों का नाटक कहा जाता है। As the very name signifies, the play of ideas are intended for propagating ideas on society, social life, and even individuals' relationship. Such plays differ from romantic plays and are not artificial comedies of the sophisticated manners of a fashionable society. देखिए, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ यानी ऐसा ड्रामा होता है स्टूडेंट्स जो कि उसलिए बनाया जाता है, यानी जब कोई सोसाइटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, उस पर कोई विचार करना होता है, तो तब ये ड्रामा मतलब परफॉर्म करके दिखाया जाता है। या सोशल लाइफ से रिलेटेड कोई भी विचार करना होता है, तब इस ड्रामा को मतलब परफॉर्म किया जाता है। और किसी भी इंडिविजुअल का जो कोई रिलेशनशिप है, यानी कोई भी ह्यूमन बीइंग का कोई रिलेशन है, उससे रिलेटेड कोई भी आइडियाज़ हैं, कोई विचार करना है, तब इस ड्रामा को प्ले किया जाता है। और देखिए स्टूडेंट्स, जब इस ड्रामा को प्ले किया जाता है स्टेज पर, तो कोई भी अगर विचार किया गया है तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट को भी दिखाया जाता है और नेगेटिव रिजल्ट को भी दिखाया जाता है। जैसे सोसाइटी से रिलेटेड अगर कोई विचार करना है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, उस पर विचार करके दिखाना है। सोशल लाइफ से रिलेटेड किसी बात पर लेकर आइडिया बनाया गया है, विचार किया गया है, तो ऑडियंस को इस तरह से दिखाया जाता है कि अगर हम इस सिचुएशन पर इस तरह का आइडिया करें, इस तरह का विचार करें और उस पर लगा कर देखें कि क्या होता है, तो उसके जो मतलब नेगेटिव रिजल्ट होते हैं उसको भी दिखाया जाता है कि इस तरह से विचार करने से क्या हो रहा है, और मतलब इस तरह से अगर हम विचार करके देखें इस प्रॉब्लम पर तो क्या पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। तो इस तरह के जो भी ड्रामाज होते हैं जो किसी आइडिया पर बेस्ड होते हैं, तो ऐसे ड्रामा को ड्रामा ऑफ आइडियाज़ कहा जाता है, जो कि कोई सोसाइटी का पर विचार के लिए हो सकता है, सोशल लाइफ पर हो सकता है, किसी इंडिविजुअल की रिलेशनशिप पर हो सकता है। और ये ड्रामा होता है ना, वो अलग अलग ड्रामा होता है। यानी सच प्लेस क्या होते हैं कि डिफर फ्रॉम रोमांटिक प्लेस, यानी रोमांटिक प्लेस से अलग अलग डिफरेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए, जो हमारा नेक्स्ट ड्रामा है वो है क्लोजेड ड्रामा। अब देखिए ये किस टाइप का ड्रामा है। अ क्लोजेड ड्रामा इज अ प्ले दैट इज नॉट इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, यानी एक ऐसा ड्रामा जिसे प्ले किया जाता है, जिसे लिखा जाता है, यानी कोई भी राइटर जब कोई ऐसा ड्रामा लिखता है कि उसके लिखने का इरादा ही होता है कि इसे स्टेज पर परफॉर्म नहीं करना है, तो ऐसे ड्रामा को क्लोजेड ड्रामा कहा जाता है। यानी जिसके लिखने का पर्पस ये होता है कि ये सिर्फ पढ़ने के लिए बनाया गया है ड्रामा, ये स्टेज पर परफॉर्म करने वाला ड्रामा नहीं होता। बट रीड बाय अ सॉलिटरी रीडर्स और समटाइम्स आउट लाउड इन अ लार्ज ग्रुप। देखिए, ऐसा ड्रामा जिसे स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखा जाता, बल्कि ये ड्रामा किस लिए लिखा जाता है, रीड बाय ए सॉलिटरी रीडर। सॉलिटरी मतलब होता है ना अकेला। यानी स्टूडेंट्स, आप लोग को भी लाते होंगे, नाटक की बुक आती है, किताब आती है, तो आप ड्रामास की बुक आती होगी, उसको खरीद करके जब आप अकेले बैठकर उसकी स्टोरी को पढ़ते हैं, बस अकेले बैठ के, तो आप पढ़ते ही उसकी स्टोरी जब ऐसे पूरी स्टोरी पढ़ जाते हैं तब आपको पूरी स्टोरी का समझ में आ जाता है इस स्टोरी में राइटर कहना क्या चाहता है।
तो एक ऐसा ड्रामा होता है जिसे लिखा जाता है इसलिए कि कोई भी सॉलिटरी रीडर्स लेकर के उसे पढ़े, ग्रुप में भी बैठकर उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका ये जो ड्रामा होता है ना, इसे स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया जाता है। जैसे अभी तक हमने जितने भी ड्रामास पढ़े वो सभी स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है। लेकिन जो क्लोजेड ड्रामा होता है इसको हम स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर सकते, ये बस पढ़ने के लिए, रीडर्स के पढ़ने के लिए बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं। और देखिए समटाइम्स आउट लाउड इन अ लार्ज ग्रुप, यानी कि सम टाइम क्या कर सकते हैं कि जैसे एक लार्ज ग्रुप बैठा हुआ है, चाहे फैमिली हो, फ्रेंडशिप हो, या कुछ ज़्यादा से स्टूडेंट्स हो, स्कूल में कोई ग्रुप बनाया गया हो, या फिर किसी भी तरह का ग्रुप हो बड़ा सा, तो उसमें क्या होता है कभी कभी इस ड्रामा को आप तेज आवाज में भी बोल करके सुना सकते हैं, पढ़कर बता सकते हैं। लेकिन स्टेज पर परफॉर्म करने वाला ये क्लोजेड ड्रामा नहीं होता। मतलब एक लार्ज ग्रुप में आप बैठकर इसको बता सकते हैं लोगों को, या फिर एक सॉलिटरी रीडर यानी एक अकेला रीडर इसको पढ़ सकता है। तो ऐसे ड्रामा को क्लोजेड ड्रामा कहते हैं। देखिए क्लोजेड ड्रामा का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जॉन मिल्टन का एक ड्रामा है सैमसन एगोनिस्टिस, जो पब्लिश्ड हुआ था 1671 में। तो ये जो इनका ड्रामा है जॉन मिल्टन का, ये क्लोजेड ड्रामा है, यानी ये स्टेज पर परफॉर्म करने वाला ड्रामा नहीं है, बस पढ़ने के लिए ड्रामा ये है। अब देखिए जो नेक्स्ट ड्रामा है वो है पोएटिक ड्रामा। तो स्टूडेंट्स पोएटिक से क्या समझ में आ रहा है कि काव्यात्मक, यानी कि जो आप पोएट्री पढ़ते हैं, एक पोएट्री होती है उस तरह का ड्रामा, उस ड्रामा को क्या कहते हैं, पोएटिक ड्रामा। इसको समझिए, ए मिक्सिंग ऑफ पोएटिक एंड ड्रामेटिक एलिमेंट्स इन अ यूनियन, यानी ये एक ऐसा ड्रामा होता है जो मिक्सर होता है, कैसे न कैसे किस चीज का, पोएटिक एलिमेंट्स, जो पोएटिक एलिमेंट्स होते हैं उनका, और जो ड्रामेटिक एलिमेंट्स होते हैं उनका। स्टूडेंट्स जब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में थे तो मैंने पोएटिक डिवाइसेस, आपके सिलेबस में एक यूनिट था, तो उसकी पूरी वीडियो मैंने अपलोड की है। तो उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं कि जो पोएटिक डिवाइसेस थे उसमें क्या क्या चीजें थी। तो उसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके अलावा जो ड्रामेटिक एलिमेंट्स हैं ये तो आपको अपने इसी सिलेबस में पढ़ना है, थर्ड सेमेस्टर के यूनिट नंबर 2 में। तो जो ड्रामा एलिमेंट्स हैं वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग देखिएगा कि पोएटिक एलिमेंट्स क्या है, ड्रामेटिक एलिमेंट्स क्या है। तो इन दोनों एलिमेंट्स का ये एक मिक्सचर होता है पोएटिक ड्रामा, जिसमें हमें पोएटिक एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं और ड्रामेटिक एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें पोएटिक एलिमेंट्स ही हमें देखने को मिलेंगे। Poetic drama is a genre of literature that refers to plays that contains distinctly poetic elements. These are sometimes referred to as verse plays. देखिए पोएटिक ड्रामा इज अ जेनरे ऑफ लिटरेचर। जेनरे मतलब होता है ना शैली, और लिटरेचर मतलब साहित्य की ऐसी शैली होती है। यानी देखिए ये साहित्य की एक ऐसी शैली है जो उन नाटकों को रिफर करती है जिसमें हमें ज्यादा काव्यात्मक तत्व देखने को मिलते हैं। यानी पोएटिक ड्रामा कैसा है जिसमें ज्यादा से ज्यादा हमें काव्यात्मक तत्व यानी पोएटिक एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन समटाइम्स ये जो नाटक होते हैं, यानी ये जो पोएटिक नाटक होते हैं, समटाइम्स में हमें पद्य नाटक भी देखने को मिलते हैं, यानी कि ड्रामेटिक एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पोएटिक ड्रामा होता है ये एक पोएट्री की तरह होता है, एक पोएटिक फॉर्म में लिखा जाता है। ऐसे ड्रामा को पोएटिक ड्रामा कहते हैं। और इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा कौन से एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, पोएटिक एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। The best known examples are experimental in nature and include elements of classical poetry and prose as well as contemporary literary devices and theme. देखिए इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, यानी पोएटिक ड्रामा का एक एग्जाम्पल हम देखें तो ये ना एक्सपेरिमेंटल इन नेचर, यानी नेचर की प्रयोगात्मक होती है, जिसमें इंक्लूड होता है एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल पोएट्री। यानी क्लासिकल यानी जो शास्त्रीय पोएट्री होती है, शास्त्रीय जो पदांश होते हैं उनके एलिमेंट्स हमें इसमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ हमें मतलब प्रोज के भी मिलते हैं, यानी कि इसमें ड्रामेटिक एलिमेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ कॉन्टेम्पोरेरी मतलब देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है ना समकालीन, यानी समकालीन लिटरेरी डिवाइसेस एंड थीम भी हमें देखने को मिलते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस का मतलब कि हमें समकालीन जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं और जो उसकी विषय वस्तु होती है हमें पोएटिक ड्रामा के अंदर देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स आप इतना समझ लीजिए कि जो पोएटिक ड्रामा होता है ना
वो ऐसा ड्रामा होता है जिसमें हमें ड्रामेटिक एंड पोएटिक दोनों एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं और इसमें ज्यादा से ज्यादा वही नाटक प्ले किए जाते हैं जो काव्यात्मक होते हैं, यानी कि पोएटिक फॉर्म में होते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपके एक एक अलग अलग ड्रामाज होते हैं ना, वो आपके बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं पूछे जाते हैं, हमेशा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में ही पूछे जाते हैं। क्योंकि अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का आप लॉन्ग में क्या लिख पाएंगे, नहीं, तो इसलिए आपको सिर्फ 50 वर्ड्स में ही दिया जाता है। और अगर आपको जब लॉन्ग में ये दिया जाता है ना, तो आपकी पूरी यूनिट समझ लीजिए दे दी जाती है। यानी आपके यूनिट में कितने हैं, पूरे 9 ड्रामाज हैं। तो अगर आपको लॉन्ग में दिया जाएगा पेपर में तो पूरे 9 करने होंगे। तो वैसे तो दिए नहीं जाते, कम चांसेस होते हैं, ये शॉर्ट में ही दिया जाता है आपके पेपर में। इसलिए आप इसको बस समझ लीजिए ये होता क्या है, ताकि आप इसको लिख सकें। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट है ड्रामा, वो है द प्रॉब्लम प्ले। अब द प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, समस्या या कोई परेशानी। प्ले मतलब नाटक, तो ऐसा नाटक जिसमें समस्याओं के बारे में दिखाया जाता है। A type of drama that developed in the 19th century to deal with controversial social issues in a realistic manner, to expose social ills and to stimulate thought and discussion on the part of the audience। देखिए यह जो ड्रामा होता है समस्या नाटक, ये 19वीं सदी में विकसित हुआ। और क्यों हुआ, देखिए जो सोशल इश्यूज हैं, यानी जो सामाजिक प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उनसे निपटने के लिए, और जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको खत्म करने के लिए, और जो दर्शकों की ओर से जो उनके विचार हैं, उनके विचार और उनके चर्चा को प्रोत्साहित करने के लिए ये जो नाटक है विकसित हुआ था। देखिए स्टिम्युलेट मतलब होता है ना प्रोत्साहित करने। तो ये नाटक क्यों विकसित हुआ कि जो ऑडियंस है, जो दर्शक हैं, उनकी ओर से विचार और चर्चा को प्रोत्साहित करने के लिए ये नाटक विकसित हुआ था। और ये नाटक विकसित कब हुआ था, 19th सेंचुरी में यह विकसित हुआ था, ताकि जो सामाजिक बुराइयां हैं, सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी से छुटकारा पाया जा सके, उन सभी को खत्म किया जा सके। तो इसलिए इस तरह के ड्रामास प्ले किए जाते थे। अब देखिए जो आपका अगला है वो है द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये भी एक नाटक का ही प्रकार है, एक ड्रामा का टाइप है, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी जाता है। तो अब देखिए ये होता क्या है। सबसे पहले तो आपको इनकी मीनिंग समझनी है कि थिएटर का क्या मतलब है, एब्सर्ड का क्या मतलब है। क्योंकि जब तक आप इनका ही अर्थ नहीं समझ पाएंगे, आप इस पूरे नाटक को समझ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए थिएटर मतलब क्या होता है, अ एरिया इन विच प्लेज एंड अदर ड्रामेटिक परफॉर्मेंस आर गिवन। यानी ऐसी जगह, ऐसा एरिया जहाँ पर कोई भी नाटक परफॉर्म किया जाता है उसे बोलते हैं थिएटर। यानी ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी नाटक या प्लेस परफॉर्म किए जाते हैं। और देखिए एब्सर्ड मतलब क्या होता है, नॉनसेंस, इलॉजिकल और इनएप्रोप्रिएट। देखिए एब्सर्ड का मतलब होता है नॉनसेंस, जिसमें कोई सेंस ना हो, जिसमें कोई लॉजिक ना हो, या आप कह सकते हैं मीनिंगलेस, जिसमें कोई मीनिंग ना हो, एकदम बेहुदा हो। तो ऐसे नाटक को कहते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड। यानी कि ऐसा नाटक जिसमें कोई आपको मीनिंग देखने को नहीं मिलेंगी, एकदम मीनिंगलेस होगा, कोई इसमें स्ट्रक्चर नहीं होगा, मतलब उस नाटक में एकदम बेहुदा होगा, आपको पढ़कर कुछ भी समझ नहीं आएगा, देखकर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे नाटक को कहते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड। तो इसको आपने समझ लिया कि थिएटर मतलब क्या होता है, एब्सर्ड मतलब क्या होता है। अब इसके पीछे की पूरी हिस्ट्री को समझिए कि कहाँ से थिएटर और एब्सर्ड सामने आया। तो देखिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड वाज अ ग्लोबल वॉर दैट लास्टेड फ्रॉम 1939 टू 1945। देखिए सुनिए, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था वो 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 तक ये चला था, यानी 1945 में खत्म हुआ था। और ये एक ऐसा युद्ध था, ऐसा वार था जिसमें सिर्फ एक या दो देश नहीं बल्कि ये पूरा ग्लोबल हुआ था, यानी इसमें विश्व के बहुत सारे देश थे। यानी और जब ये वार हुआ था स्टूडेंट्स, उस टाइम मतलब बहुत दर्दनाक, बहुत ही भयानक स्थिति थी। यानी उस टाइम के जो लोग थे बहुत ज्यादा बेचारे हो चुके थे, लाचार हो चुके थे, उन्हें अब जिंदगी जीने की कोई होप नहीं बची थी। वो लोग अपने आप को, अपनी जिंदगी को एकदम मीनिंगलेस समझने लगे थे।
और देखिए 50 से यानी 45 से लेकर 60 मिलियन यानी 50 से 60 मिलियन लोग आप कह सकते हैं कि इतने सारे लोग इस वार में मारे गए थे। लाखों लोग घायल हो चुके थे, कितने लोग एकदम भूख से मर रहे थे। मतलब बहुत बुरा हाल था उस टाइम इस विश्व संसार में, इस वर्ल्ड में। सारे लोगों को अपनी जो जिंदगी लगती थी वो एकदम मीनिंगलेस लग रही थी, अब्सर्ड लग रही थी। अब्सर्ड का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, एकदम नॉनसेंस, इलॉजिकल, जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, एकदम मीनिंगलेस हो, एकदम बेहुदा हो। तो सारे लोग को ना अपनी जिंदगी ऐसी ही लगने लगी थी। तो देखिए, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इज अ मूवमेंट मेड अप ऑफ मेनी डाइवर्स प्लेज रिटन बिटवीन 1950 टू 1960। देखिए, जब ये वार खत्म हुआ था तो सभी लोग जो थे ना, सबको अपनी लाइफ कैसी लगने लगी थी, एकदम मीनिंगलेस, कि हमारी जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब सारे लोग होप खो चुके थे, सारे लोग एकदम एब्सर्ड हो चुके थे, यानी नॉनसेंस हरकतें करते थे। अब मतलब ये एक मूवमेंट था, समझ सकते हैं कि जो एब्सर्ड था वो एक मूवमेंट था जिसमें सिर्फ एक देश के नहीं, बहुत सारे देशों के लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए थे। और वहीं से द थिएटर ऑफ एब्सर्ड की उत्पत्ति हुई थी, और वहीं से एक मतलब ड्रामा स्टार्ट हो गया था एब्सर्ड, जो दिखाया जाने लगा था। और ऐसा ड्रामा होता था जिसमें मतलब कोई स्टोरी नहीं होती थी, कोई प्लॉट, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता था, यानी एकदम बेहुदे किस्म का ये ड्रामा होता था। जैसा कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद विश्व में देखा गया था, एकदम लाचारी, बेबसी, लोगों को अपनी जिंदगी से कोई होप, कोई उम्मीद नहीं थी, वैसा ही इस ड्रामे में दिखाया जाने लगा था। यानी उस टाइम जैसा रियलिटी में हो रहा था वैसा ही थिएटर में, ड्रामा में दिखाया जाने लगा था। यानी मैं थिएटर आपको बता चुकी हूँ, ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी ड्रामा दिखाया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। तो उस टाइम जैसा रियलिटी में हो रहा था वैसा ही थिएटर में ड्रामास प्ले होने लगे थे, यानी वैसी बेहुदी हरकतें दिखाई जाने लगी थी, एकदम मीनिंगलेस। कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा ड्रामा नहीं होता था जिसमें हमें कोई मीनिंग समझ में आती हो। जैसे स्टूडेंट्स, अगर आप कोई सीरियल, मूवीज देखते हैं या कोई ड्रामा पढ़ते हैं तो आप क्या देखते हैं, जब स्टोरी स्टार्ट होती है धीरे धीरे आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है, और फिर एंड में होते होते पूरी स्टोरी में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सब सॉल्व हो जाती हैं, फिर स्टोरी या ड्रामा एंड हो जाता है। मगर थिएटर ऑफ एब्सर्ड में ऐसा नहीं होता था, ये एकदम उलझी हुई स्टोरी होती थी। मतलब पूरी स्टोरी खत्म हो जाती थी, पूरा ड्रामा खत्म हो जाता था, मगर इसमें कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं नजर आता था, ये सॉल्व नहीं हो पाता था, एकदम एब्सर्ड, एकदम नॉनसेंस, एकदम मीनिंगलेस होता था। द ह्यूमन सिचुएशन वॉज बेसिकली मीनिंगलेस एंड एब्सर्ड, जैसा मैंने अभी आपको बताया। देयर आर नो प्लॉट, नो पर्पज, नो स्ट्रक्चर एंड एंडिंग इज एब्सर्ड विद नो सॉल्यूशन। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एब्सर्ड कैसा होता था, जिसमें कोई प्लॉट नहीं होता था। यानी जब भी कोई राइटर कोई ड्रामा लिखना स्टार्ट करता है, कोई स्टोरी लिखना स्टार्ट करता है, तो उसका एक प्लॉट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके बेसिस पे वो पूरी स्टोरी, पूरे ड्रामास को लिखता है, और जब उसको पढ़ा जाता है तो काफी अच्छे से समझ में आ जाता है। मगर थिएटर ऑफ एब्सर्ड ऐसा नहीं था। और स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा, ये तभी से स्टार्ट हुआ था जब वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म हुआ था, तो लोगों की जिंदगियां जैसी हो चुकी थी, एकदम मीनिंगलेस, यानी कि जिंदगी जीने की कोई उम्मीद, कोई होप नहीं थी, वैसा ही इस ड्रामे के अंदर प्ले किया जाने लगा था। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद दुनिया में जो रियलिटी में हो रहा था वही एब्सर्ड में भी दिखाया जाने लगा था। एब्सर्ड का मतलब ऐसा नाटक जिसमें कोई मीनिंग नहीं होती थी, कोई उम्मीद नहीं होती थी, कोई सॉल्यूशन नहीं होता था। आप देखिए द टर्म एब्सर्ड। अब देखिए बात करेंगे, ये जो एब्सर्ड हम पढ़ रहे हैं, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, उसमें जो एब्सर्ड वर्ड है, जो ये टर्म है, वो आया कहाँ से, इसको सबसे पहले यूज करने वाले थे कौन। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द टर्म एब्सर्ड इज फिलोसफिकल टर्म। ये जो टर्म है, जो एब्सर्ड वर्ड है, जिसकी मीनिंग होती है एकदम बेहुदा, एकदम नॉनसेंस, जिसका कोई मीनिंग नहीं होती, एकदम मीनिंगलेस, तो ये एक फिलोसफिकल टर्म है। It was first used by French philosopher Albert Camus in his essay The Myth of Sisyphus published in 1942। देखिए जो एब्सर्ड टर्म है ये एक फिलोसफिकल टर्म है, और इसका यूज सबसे पहले अल्बर्ट कैमुस ने किया था। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, और सबसे पहले इन्होंने ही इस एब्सर्ड वर्ड को यूज किया था अपने एक एस्से में। इनका जो एस्से था वो था द मीथ ऑफ सिसिफस, जो पब्लिश्ड हुआ था 1942 में। तो इसी एस्से में उन्होंने सबसे पहले एब्सर्ड वर्ड को यूज किया था। तो अब देखिए जो उनका एस्से था द मीथ ऑफ सिसिफस,
ये इसमें क्या बात थी, किस वजह से इसमें उन्होंने एब्सर्ड वर्ड को यूज किया था। देखिए ये जो एस्से था इसमें एक कैरेक्टर था सिसिफस, जो अपने जीवन को बचाने के लिए एक चट्टान होती है, जैसे कि एक मान लीजिए पहाड़ी हो बहुत ऊंची सी और ऊपर से एक चट्टान गिरती हुई लुढ़कती हुई नीचे आ रही हो और वहीं पे वो व्यक्ति अगर रह रहा हो तो अपनी जान को बचाने के लिए, अपने जीवन की रक्षा करने के लिए वो उस चट्टान को माउंटेन के टॉप पर यानी सबसे ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ना था, हटाना था, ताकि वो अपने जीवन की रक्षा कर सके। तो इसलिए वो पूरा प्रेशर लगा के उस चट्टान को ऊपर लेकर जाता था। जैसे ऊपर छोड़ के वो आता, फिर से वो चट्टान लुढ़क कर नीचे आ जाती, फिर वही क्रिया वो करता, फिर ऊपर ढकेलता, फिर वो लुढ़क कर नीचे आ जाती। तो यही होता रहता था उसके साथ, यानी उस कैरेक्टर के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं उनका ये जो एस्से था एकदम मीनिंगलेस था, यानी अपने जीवन की रक्षा करने के लिए उस चट्टान को ऊपर ढकेलता था, फिर से वो लुढ़क कर नीचे आ जाती थी। तो इस तरह आप देख सकते हैं उसके जीवन का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, एकदम मीनिंगलेस ये एस्से है। इसीलिए उसमें उन्होंने एब्सर्ड वर्ड को यूज किया था कि एकदम नॉनसेंस उसकी लाइफ थी, मतलब अपनी लाइफ की रक्षा करने के लिए ही वो ऊपर डालता था मगर वो लुढ़क कर नीचे आ जाती थी। तो वहीं से एब्सर्ड वर्ड सामने आया, यानी इन्हीं के इस एस्से से एब्सर्ड वर्ड सामने आया कि बेचारे की लाइफ ही मतलब सुकून से नहीं गुजरी, कोई मीनिंग नहीं निकली, कभी इसने सुख नहीं पाया। तो वहीं से एब्सर्ड वर्ड सामने आया। तो उसके बाद देखिए जब अब एब्सर्ड सब सामने आ गया तो द थिएटर ऑफ एब्सर्ड कब बना। तो देखिए द टर्म थिएटर ऑफ द एब्सर्ड वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय मार्टिन एस्सेलिन। देखिए मार्टिन एस्सेलिन ने सबसे पहले द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड को क्वाइंड किया, यानी इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले उन्होंने इसको सामने लेकर आए, इसको इंट्रोड्यूस किया। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे पहले थिएटर ऑफ एब्सर्ड को किसने इंट्रोड्यूस किया, तो मार्टिन एस्सेलिन ने किया। इन्होंने इसके ऊपर एक पूरी बुक लिख डाली, यानी इसी नाम से द थिएटर ऑफ एब्सर्ड के नाम से उन्होंने एक बुक लिख डाली, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड उनके बुक का ही नाम था, जो पब्लिश हुई थी 1961 में। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि द थिएटर ऑफ एब्सर्ड का मतलब क्या है। एब्सर्ड को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, अल्बर्ट कैमूस ने, और थिएटर ऑफ द एब्सर्ड को किसने किया, तो मार्टिन एस्सेलिन ने किया। तो स्टूडेंट्स आपको ये तो समझ में आ गया। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे एब्सर्ड थिएटर के ड्रामेटिक के बारे में कि मतलब कि कौन सा ड्रामा था जो द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड था, जो एकदम बेहुदा नाटक था, जिसमें कोई मीनिंग नहीं थी, मतलब कोई उम्मीद नहीं थी, कोई सॉल्यूशन नहीं था। तो देखिए उसमें नाम आता है सबसे पहले सैम्यूल बेकेट का। सैम्यूल बेकेट वाज बॉर्न इन आयरलैंड, ये आयरलैंड में पैदा हुए थे। ही वॉज ऑन आयरिश नॉवेलिस्ट, ये आयरिश नॉवेलिस्ट थे, ये नॉवेल भी लिखते थे, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे, राइटर भी थे, प्ले राइट थे, थिएटर डायरेक्टर भी थे, यानी थिएटर एब्सर्ड भी लिखते थे, पोएट भी थे एंड लिटरेरी ट्रांसलेटर भी थे, यानी ये लिटरेरी ट्रांसलेटर भी थे, ट्रांसलेट करते थे। तो देखिए ही रोट इन बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच। देखिए ये इंग्लिश राइटर थे, लेकिन फिर बाद में ये फ्रांस जाकर बस जाते हैं, तभी से उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में भी लिखना स्टार्ट कर दिया था। और देखिए स्टूडेंट, जैसा कि जो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है वो एक ऐसा ड्रामा होता है जिसमें मतलब कोई मीनिंग नहीं होती, कोई सॉल्यूशन, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। इसलिए सैम्यूल बेकेट ने फ्रेंच लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर दिया, ताकि जो रीडर हैं जब उनके ड्रामास को पढ़ें तो उसे इजीली समझ ना पाए। टफ बनाने के लिए उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर दिया था। और इन्होंने लिटरेचर में एक नोबेल प्राइज भी पाया, जो कि उन्होंने 1969 में पाया था। तो अब देखिए उनका एक फेमस एब्सर्ड ड्रामा है, यहीं से द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। अब इनका जो ड्रामा है वो है वेटिंग फॉर गोटोड। यही वो एब्सर्ड है जिसको जब सैम्यूल बेकेट ने लिखा था, वहीं से द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। देखिए इसको उन्होंने सबसे पहले फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था। जब इन्होंने इसको फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था तो इस जो एब्सर्ड का जो टाइटल था वो फ्रेंच लैंग्वेज में था, इन अटेंडेंट गोटोड। और बाद में सैम्यूल बेकेट ने खुद ही इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था। तो जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तब इसका नाम रखा गया, इसका टाइटल रखा इन्होंने वेटिंग फॉर गोटो। देखिए यह पब्लिश हुआ था 1952 में, और यह देखिए ये 2 रहेगा, 2 एक्ट प्ले थे इसमें। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो
वेटिंग फॉर गोटोट ड्रामा था इनका जो एब्सर्ड था वो भी एकदम मीनिंगलेस था। देखिए इसमें 2 कैरेक्टर थे, पहला था व्लादिमीर और दूसरा था एस्ट्रागोन। ये दोनों मतलब इस होप पर रहते थे कि जो गोटोट हो वो गोटोट का वेट करते थे कि जो गोटोट है वो एक दिन आएंगे, मतलब कब आएंगे उन्हें ये नहीं पता था। ये गोटोट है कौन वो भी ये नहीं जानते थे। ये जो दोनों कैरेक्टर हैं इस एपिसोड के अंदर, ये दोनों को ना गोटोट का इंतजार था, इसीलिए इसका नाम है वेटिंग फॉर गोटोट। तो इन्हें गॉडोट का इंतजार था, मगर इन्हें खुद नहीं पता था ये गॉडोट है कौन, आएगा कहाँ से, कब आएगा और आएगा भी कि नहीं आएगा। मगर कोई उम्मीद नहीं थी उनको, मगर इनको फिर भी इंतजार था। इन्हें खुद भी नहीं पता था वो है कौन, कहाँ से आएगा, कहाँ है और कैसा है, कब आएगा और पता नहीं आएगा भी या नहीं आएगा। तो देखिए अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान हो जिससे किसी चीज के मिलने की पूरी उम्मीद ना हो और उसके बारे में जानता भी नहीं हो फिर भी होप लगाकर बैठा हो, तो आप क्या कहेंगे कितना बेहुदा है। मतलब जानता भी नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, कोई उम्मीद नहीं है फिर भी इंतजार लिए बैठा है, तो आप कहेंगे कितना बेहुदा है, कोई मीनिंग नहीं निकलता उसके इंतजार का। तो ठीक कुछ इसी तरह से इस एपिसोड के अंदर भी था कि इन दोनों कैरेक्टर को खुद नहीं पता था ये गॉडोट है कौन, कब आएगा और पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा, फिर भी वेट कर रहा है। तो इस तरह से इस एपिसोड में मतलब एकदम कोई स्टोरी नहीं थी, कोई प्लॉट, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई एंडिंग में मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि जब ये एंड हुआ तो इसमें गॉडोट आ गया हो, मतलब कोई एंडिंग में कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें कोई पर्पस नहीं था, एकदम मीनिंगलेस ड्रामा है ये। तो वहीं से जब उन्होंने सैमुअल बेकेट ने इस एपिसोड को लिखा था तभी से ये जो थिएटर ऑफ द एपिसोड है बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। उसके अलावा सैमुअल बेकेट ने और भी अदर एपिसोड लिखे जिसमें था एंड गेम जो 1 एक्ट था, यानी जिसमें 1 एक्ट प्ले था और ये पब्लिश्ड हुआ था 1957 में। उसके अलावा हैप्पी डेज ये भी इनका एक एपिसोड था जिसमें 2 एक्ट प्ले थे और ये पब्लिश्ड हुआ था 1961 में। तो स्टूडेंट्स द थिएटर ऑफ द एपिसोड क्या है, ये वर्ड कब सामने आया, किसने इंट्रोड्यूस किया और कौन सा ऐसा पहला एपिसोड था और इसको लिखने वाले सैमुअल बेकेट थे और वो एपिसोड था वेटिंग फॉर गोटोट जो पब्लिश्ड हुआ था 1952 में। यहीं से क्या था कि द थिएटर ऑफ द एपिसोड और भी ज़्यादा फेमस हो गया। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हों। तो स्टूडेंट्स अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह आपकी जितनी भी आगे की यूनिट्स हैं उनको मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी। और स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट्स अपने 3rd सेमेस्टर BA में समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसकी भी क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है और बहुत से सारे यूनिट्स कंप्लीट भी पूरे करवा लिए हैं। उसके लिए भी एक बार आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और उसको देखिए जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।